Hello everyone, Namaskar. In the continuation of Tips for Viva series for the Economics class 12th, आज की जो वीडियो है और जो क्लास है वो बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और वो है द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन द इकोनॉमिक्स वाइवा एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द वाइवा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और किस तरीके से हम 20 आउट ऑफ 20 प्रोजेक्ट के अंदर मार्क्स ले सकते हैं। तो बच्चों की बहुत सारी क्योरीज रहती है और उनको लगता है एक फोबिया भी रहता है कि प्रोजेक्ट पे क्या क्वेश्चंस आएंगे, हमें कैसे आंसर्स करने हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, क्योंकि देखो मेरे को मोर देन 15 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाने का, वाइबा लेने का, एज ए एक्सटर्नल टीचर्स जो सीबीएसई अपॉइंट करता है, वो सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा कि किस तरीके से आप वाइबा को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है और आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जिसके बाद आपको कहीं कुछ ट्राई करने की या सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आज तक किसी ने ये आपको बताया भी नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चे, जो आज का टॉपिक है वो मैंने आपको बता ही दिया ना। अब हम डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं कि द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द वाइवा। तो बेसिकली सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है वो 20 मार्क्स का होता है। उसमें से 12 मार्क्स की फाइल होती है और 8 मार्क्स का क्या होता है, वाइवा होता है। अब जो वाइवा होता है, आज हम केवल वाइवा को ही कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटेल, तो वो आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पूरा वाइवा पे फोकस करेंगे और वाइवा के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो जो सीबीएसई गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो आपकी वाइवा के क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी टोटली बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट फाइल। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसी पे बेस आएंगे। तो आपको सबसे पहले अपनी प्रोजेक्ट फाइल को थोरोली क्या करना है, रीडिंग लगानी है, उसको तैयार करना है। अब अगर मैं ब्रॉडली अगर बात करूं कि हम जो प्रोजेक्ट पे जो क्वेश्चंस है, जो कॉमनली देखो, वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं वो प्रोजेक्ट पर जो प्रोजेक्ट वेरी करते हैं, तो उसके लिए तो हम अलग से तो अभी पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें डिफरेंट टॉपिक पे एक पूरा मॉक वाइबा कंडक्ट करके उसके हिसाब से हम टॉपिक वेरी करता है। तो क्वेश्चंस टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है, तो वो उस हिसाब से हम टॉपिक वाइज अलग वीडियोस बनाएंगे एक मॉक वाइबा कंडक्ट करके ना। आज हम जो कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो मोर एंड लेस हर फाइल में, और एक जो वाइबा के जो कॉमन क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो सारे प्रोजेक्ट, इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें या ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट का जो भी प्रोजेक्ट है, उन सब में जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको हम ब्रॉडली जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सेकेंड तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस, तो जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है वो डेफिनेटली आपके सिलेबस से और रिलेटेड होगा। तो आपको वो जो पर्टिकुलर चैप्टर से, किस चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें कौन से इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट अप्लाइड हुआ है, उसका क्या एप्लीकेशंस हैं, वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन उसके बाद में डेटा एनालिसिस। आपको ये पता है कि जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिसर्च मैथोलॉजी, और उसमें जो डेटा एनालिसिस होता है, चाहे वो आप सर्वे करिए या आप केस बेस्ड प्रोजेक्ट, डेटा एनालिसिस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन फोर्थ पार्ट जो होता है वो इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो फाइनली जब आप पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद में उसके इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड और उसके क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब उसके लॉजिकली जो आपने
जो फाइंडिंग्स है वो कितनी रियलिस्टिक है, आपके क्या सजेशंस हैं, क्या रिकमेंडेशंस है, क्या कंक्लूजन्स है, वो सब कुछ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे जो क्वेश्चंस हैं उनको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। ये केवल कॉमन क्वेश्चंस है जो हर प्रोजेक्ट में कॉमन रहेंगे, बाकी टॉपिक टू टॉपिक ये वेरी करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आपको मैंने बताया कि सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो वाइबा के जो क्वेश्चंस होते हैं वो टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगर आप देखें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा हाउ वुड यू बेस्ट डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। तो ये तो एक कॉमन क्वेश्चन होता है, हर कोई पूछता है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है इसका मतलब आपको एग्जीक्यूटिव समरी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। पूरे प्रोजेक्ट की एक समरी तैयार कर लो जिसमें 5 पैराग्राफ्स में आप तैयार कर सकते हैं कि आपने व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक 1 पैराग्राफ अबाउट योर जो मेथोडोलॉजी है, जो आपने सर्वे या केस स्टडी किया उसका, और 1 पैराग्राफ जो आपका है वो किसके बारे में हो सकता है, कंक्लूजन, और 1 पैराग्राफ रिकमेंडेशन। तो मैं जब फाइल के बाद जब आप मेरे फाइल के जो वीडियो देखेंगे उनमें मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जीक्यूटिव समरी है जो वो वाइबा में बहुत हेल्प करती है, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके एड्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है व्हाई डिड यू चूज दिस टॉपिक, अगेन ये एग्जीक्यूटिव समरी से ही आ रहा है। तो जब भी मैं प्रोजेक्ट फाइल के लिए बोलता हूँ बच्चों को तो मेरा मेन फोकस एग्जीक्यूटिव समरी पे रहता है और मैं कहता हूँ उसको 5 पैराग्राफ में कर लो, तो वो आपके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस को क्या कर देता है, एड्रेस कर देता है। देखिए ये जो कॉमन क्वेश्चंस है सारे एग्जीक्यूटिव समरी अगर आप ढंग से तैयार करते हैं 5 पैराग्राफ्स में तो डेफिनेटली आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। कैन यू एक्सप्लेन द मैथोलॉजी यू यूज फॉर द प्रोजेक्ट। डेफिनेटली हम जो एग्जीक्यूटिव समरी है उसके अंदर मैथोलॉजी का भी एक पैराग्राफ लिखते हैं, हम ऑब्जेक्टिव का भी लिखते हैं, हम स्टेप्स का भी लिखते हैं, हम कंक्लूजन का भी लिखते हैं, हम रिकमेंडेशन का भी। तो इस तरीके से आपकी एग्जीक्यूटिव समरी जो तैयार करोगे, एक पेज ऑब्स्ट्रैक्ट तैयार करोगे, उसमें सारे कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं आप आराम से दे सकते हैं। देन उसके बाद में व्हाट आर द की फाइंडिंग्स फॉर योर प्रोजेक्ट्स। तो अगेन फाइंडिंग्स मतलब कंक्लूजन और सजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए आपके सारे जो बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सारे एग्जीक्यूटिव समरी से आ रहे हैं, और ये मैं फाइल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फोकस करता हूं, बच्चों को बार बार बोलता हूं कि एग्जीक्यूटिव समरी ढंग से तैयार करनी होती है जो वाइबा में हेल्प करती है। नाउ नेक्स्ट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। अब जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है वो आपके सिलेबस से हाउ टू रिलेट, इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि डेफिनेटली जो टॉपिक आपने लिया है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हाउ कैन यू रिलेट योर टॉपिक विथ योर सब्जेक्ट फ्रॉम विच चैप्टर्स, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो सारे देखिए क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड द थ्योरीज रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट। तो आपके प्रोजेक्ट में कौन सा इकोनॉमिक थ्योरी या और आपने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो क्वेश्चन बन सकता है। जैसे सपोज भाई कोई पर्टिकुलर मॉडल्स, लॉज, प्रिंसिपल्स कौन सा यूज हुआ है, अगर इफ एनी तो डेफिनेटली नहीं है तो इट्स ओके। पर्टिकुलर कोई कॉन्सेप्ट या चैप्टर रिलेट हुआ वो आपको बताना पड़ेगा। कैन यू डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब कि आपके जो प्रोजेक्ट में जो थ्योरी आपने यूज किया, पहले तो पूछा गया आपसे कि व्हाट काइंड ऑफ थ्योरी एंड प्रिंसिपल आपने यूज किया, फिर जो आपने यूज किया अपने प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में उसका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। तो इसका मतलब देखो सीबीएसई ने जो प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, सीबीएसई वांट टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन द थ्योरी एंड रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं कि भाई जो आपने टॉपिक लिया है और जो रियल लाइफ में मतलब आपने जो सर्वे किया, एनालिसिस किया, तो आपने क्या आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से वो एप्लीकेबल है नहीं है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। देन कैन यू डिस्कस द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ सजेस्टेड पॉलिसीज बेस्ड ऑन योर रिसर्च। तो इसका मतलब अगर सपोज करो आपने पूरा जो प्रोजेक्ट बनाया उसके बाद में आप कोई अगर पॉलिसी रिकमेंड करते हैं तो उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे पॉजिटिवली, या आपने उसमें कुछ ऐसा इंक्लूड किया है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किया है, तो वो आपको इसमें बताना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे दैट इज डेटा एनालिसिस। अगर डेटा एनालिसिस की बात करें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोजेक्ट, तो वो होता है रिसर्च मैथोलॉजी। अब रिसर्च मैथोलॉजी वो मैंने आपको बताया 6 मार्क्स का होता है, और वो भी फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स, वन इन केस स्टडी बेस्ड प्रोजेक्ट होता है और वन इज सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। तो अब ये 2 पार्ट होते हैं इसके।
अब उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए सबसे पहले हाउ डिड यू कलेक्ट द डेटा एनालाइज डेटा फॉर द प्रोजेक्ट। जैसे आपने सर्विस प्रोजेक्ट बनाया है तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपने डेटा कलेक्ट किया है तो कौन सा मेथड यूज किया है प्राइमरी डेटा के लिए। और अगर आपने केस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपने केस स्टडी में कौन से डेटा यूज होते हैं सेकेंडरी, और वो सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड उनकी डेफिनेशंस, उनके मेथड्स, उनकी प्रिकॉशंस, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपने कौन सा मेथड पर्टिकुलर यूज किया है, कौन सा डेटा टाइप ऑफ डेटा यूज किया है ना, और कौन से सोर्सेज यूज किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट स्टैटिकल टूल्स और टेक्निक डिड यू वंस यू हैव कलेक्टेड योर डेटा। तो अब आपसे क्वेश्चन बनता है कि भाई आपने उसको जो डेटा है उसको एनालिसिस करने के लिए कौन सा स्टैटिकल टूल्स आपने अप्लाई किया है, लाइक आपने बार डायग्राम यूज किया है, पाई किया है, या आपने पर्टिकुलर एवरेज, अर्थमेटिक मीन, मैथमेटिकल मेथड कौन से यूज किए हैं, या फिर आपने है ना एनी काइंड ऑफ टूल्स एंड डायग्राम्स वो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स जो भी आपने यूज तो कौन सा यूज किया है, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता है। कैन यू एक्सप्लेन एनी चैलेंजेस और लिमिटेशंस इन योर डेटा एनालिसिस। तो ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने डेटा एनालिसिस किया तो उसमें आपको कोई दिक्कत आई है, कुछ लिमिटेशंस हैं। तो डेफिनेटली देखो कोई भी मेथड आप यूज करते हो तो उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा का सारा डेटा एनालिसिस जो हमारी रिसर्च मैथोलॉजी होती है, बेसिकली जो रिसर्च मैथोलॉजी और उसके अंदर जो हम सर्वे और केस स्टडी करते हैं उसका जो एनालिसिस करते हैं उससे रिलेटेड ये पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, 6 मार्क्स होता है। देन उसके बाद में लास्ट में इंटरप्रिटेशन और क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये सारा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद में आपके जो कंक्लूजन्स हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आपके सजेशंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन। तो ये आप क्या कंक्लूजन्स क्या होते हैं, आपके फाइंडिंग्स ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट आफ्टर डूइंग द सर्वे केस स्टडी करने के बाद, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपने कंक्लूजन का पेज लिखा है वो सारा इसमें से आप क्वेश्चन बनता है। हाउ माइट योर फाइंडिंग्स इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक पॉलिसी एट द लोकल एंड नेशनल और ग्लोबल लेवल। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपने एनालिसिस किए, जो इन्फ्लुएंस किए, वो उनका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या इम्पैक्ट आएगा लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो मतलब कहीं ना कहीं आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, कनेक्टिविटी पूछ रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है कि किस तरीके से आप इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, कैसे उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, और किस तरीके से उनको आप कनेक्ट करते हैं रियल लाइफ से और फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। देन उसके बाद में व्हाट पॉलिसी रिकमेंडेशंस कैन यू बी ड्राइव्ड फ्रॉम द योर प्रोजेक्ट। कि आपने पूरा प्रोजेक्ट करने के बाद में आपकी जो मेन सजेशंस है कि फॉर द बेटरमेंट व्हाट शुड बी डन, कि और बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट डू यू रिकमेंड, बेसिकली कि आप क्या रिकमेंड करते हैं एज इकोनॉमिक स्टूडेंट, आपका क्या ओपिनियन है। तो विद द लॉजिकल रीजनिंग आप अपना एक सजेशन दे सकते हैं, बट वो एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए, एक जस्टिफाई आपको करना होता है, तो उसके बेस पे भी आप ये दे सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे दीज आर द ओनली कॉमन क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। तो वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। बाकी बच्चे ये वेरी करता है टॉपिक टू टॉपिक, जो भी आपका टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी करते हैं। तो वो हम पर्टिकुलर जो अपकमिंग हमारे वीडियोस हैं, जो हम मॉक एक सीरीज लेके आ रहे हैं, मॉक वाइबा सीरीज, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स पे एक रियल मॉक वाइबा हम कंडक्ट करेंगे। तो उसमें हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे। बाकी कॉमन क्वेश्चंस मैंने सारे कवर कर लिए। तो आई होप कि आपको इससे बहुत बड़ी हेल्प होगी, और डेफिनेटली कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट जो है उसको थोरोली पढ़ना है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रोजेक्ट के बेस पे ही होंगे, तो इसलिए आपको वो प्रोजेक्ट को थोरोली पढ़ना है। उसमें जो भी डायग्राम्स आपने इंक्लूड किया है, जो भी आपने उसमें वोकेबलरी यूज की है, जो भी आपने डेटा यूज किया है, जो भी आपने न्यूज़पेपर कटिंग्स व्हाटएवर, उसको आप बिटवीन द लाइन, लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ, पेज टू पेज आपको ढंग से पढ़ना है। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि बेसिकली प्रोजेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ते नहीं हैं और वाइपा के लिए जाते हैं, और फिर वो कुछ आंसर नहीं दे पाते। जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया उस पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, उसमें जो लिखा हुआ आता है उसको ही वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो बड़ा एक इंप्रेशन जो होता है वो बहुत ख़राब इंप्रेशन होता है। तो प्लीज़ आप लोग इससे बचिए कि आप बस अपने आप को चैलेंज करिए कि जो भी प्रोजेक्ट मैंने बनाया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, आप बिना अटके, बिना हेजिटेट किए आपको आंसर, इमीडिएटली आंसर देना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ बच्चे, अगर सपोज
कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको नहीं आ रहा है तो गलत आंसर मत दीजिए। यू कैन आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चंस, ये ज़्यादा सही रहता है। बट अगर आप अननेसेसरी उसमें गलत आंसर देंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, तो वो एक गलत इंप्रेशन क्रिएट होता है। बिकॉज सबको पता है कि सबको सब कुछ नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप यू कैन आस्क फॉर द चेंज ऑफ क्वेश्चन और आगे बहुत आप अपना अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपका वाइवा खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपको वो क्लिक नहीं कर रहा हो, बट उसका गलत आंसर नहीं देना है। तो इस तरीके से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा डेफिनेटली। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।